नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप क्रिटिविजन न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। 2027 के चुनावी रण में जैसे जैसे माहौल गर्म हो रहा है वैसे वैसे ही सियासी मोर्चे भी एग्जैक्ट क्लियर होते दिख रहे हैं, साफ होते दिख रहे हैं। कल गौतम बुद्ध नगर में जिस तरह आकाश आनंद गरजे, जिस तरह आकाश आनंद बरसे, उसने ये बात तो साफ कर दी, खासकर उन लोगों के लिए जो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर यह कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी 2027 के चुनावों से पहले खत्म हो गई। कमोबेश उसका राजनीतिक वजूद 27 की लड़ाई में समाप्त हो जाएगा। इन लोगों को आकाश आनंद ने वो आईना दिखाया है जिसके बाद उन्हें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी जिस तरह एक्टिव मोड में है, बहुजन समाज पार्टी जिस तरह प्रत्याशियों के चयन में बारीकी दिखा रही है, वो 2027 की लड़ाई में अपना एक इंपॉर्टेंट, अपना एक गहरा वजूद साबित कर रही है। गौतम बुद्ध नगर में समाजवादी पार्टी ने इससे पहले शक्ति प्रदर्शन किया था। आपको याद होगा, अखिलेश यादव पहुंचे थे, फिर बीजेपी ने अपना दम दिखाया था और अब बारी बहुजन समाज पार्टी की थी जिसने जेवर के दनकौर में अपने मिशन 2027 का बिगुल फूंक दिया है। यह जो जगह है यह बड़ी इंपॉर्टेंट है। यह मायावती का गृह जिला है। इस मायावती के गढ़ में जनसभा करके आकाश आनंद ने सिर्फ प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया बल्कि अपने भाषण से बसपा की बदली हुई रणनीति के भी संकेत दे दी। और सबसे बड़ा संदेश यह रहा है कि आकाश आनंद भाजपा पर हमलावर दिखे, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर वो ज्यादा आक्रामक दिखे। जयंत चौधरी के मामले में हालांकि उन्होंने अखिलेश यादव को घेरा और जयंत के प्रति उनका थोड़ा मामला, उनका थोड़ा रुख नरम रहा, क्योंकि इससे पहले भी बहुजन समाज पार्टी ने अखिलेश यादव के जयंत चौधरी पर किए गए कमेंट पर अपनी बात कही। मायावती ने अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वालों पर एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने 2019 के सपा बसपा गठबंधन का भी जिक्र किया था। तो क्या 2027 के लिए बसपा ने अपनी सियासी दिशा को बदल दिया है? सबसे पहले आज हम आकाश आनंद की जनसभा की वो चुनिंदा बड़ी बातें आपको बताते हैं जिस पर सबका फोकस रहा। सबसे पहला मुद्दा था आरक्षण का। आकाश आनंद ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब आरक्षण के खिलाफ आंदोलन हो रहा था तो राहुल गांधी वहां विरोध करने क्यों नहीं पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस पर आरक्षण के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। झारखंड में छात्रों के आंदोलन का उन्होंने उदाहरण देकर कांग्रेस को घेरा। इसके बाद बारी अखिलेश यादव की थी और पीडीए की। आकाश आनंद ने पीडीए के राजनीतिक इस्तेमाल पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि पिछड़े, दलित और वंचित समाज की राजनीति का दावा करने वाली पार्टियां चुनाव के हिसाब से अपने नारे और समीकरण को बदलती। यानी आकाश आनंद का सीधा संदेश यह था कि दलित और पिछड़ों के वोटों पर दावा करने वाली समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकती। तीसरा मुद्दा उनका शिक्षा और रोजगार का था। आकाश आनंद ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों, शिक्षकों के खाली पदों और युवाओं के रोजगार के मुद्दे बड़े गंभीर हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार विज्ञापन पर तो पैसा खर्च कर सकती है, स्कूलों और नौकरियों के लिए क्यों नहीं खर्च कर सकती। चौथे मुद्दे पर वो बुनियादी जरूरतें, सड़क और विकास पर आए। उन्होंने कहा कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे का एग्जाम्पल मैं देता हूं। वो बीजेपी सरकार के विकास के दावों पर सवाल उठा रहे थे। और पांचवा उन्होंने जो हमला बोला वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के संविधान बचाओ अभियान पर उन्होंने अपनी बात की। आकाश आनंद ने चुनाव प्रचार के दौरान संविधान की किताब हाथ में लेकर राहुल गांधी के उस स्टाइल पर भी सवालिया निशान उठाया और तमाम तरीके के सवाल खड़े किए। यानी कि ये 5 मुद्दे और 3 राजनीतिक निशाने थे, बीजेपी, कांग्रेस और सपा।
लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों के खिलाफ आकाश आनंद के तेवर एक जैसे नहीं थे। आकाश आनंद ने बीजेपी पर हमला किया, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर हमला उससे कहीं ज्यादा तीखा था। और यहीं से 2027 के लिए बसपा की एक नई रणनीति की तस्वीर भी दिखने लगी। मायावती के कद में बसपा की वापसी के दावे किए जा रहे। गौतम बुद्ध नगर बसपा के लिए कोई सामान्य जिला नहीं है। यही मायावती की जन्मभूमि बादलपुर है। नोएडा के विकास और उसके आधुनिक स्वरूप के पीछे मायावती के शासनकाल की छाप को आज भी राजनीतिक रूप से याद किया जाता है। और कभी यही इलाका बसपा के मजबूत किलों में गिना जाता था। जेवर और दादरी, इन दोनों सीटों पर बसपा का मजबूत प्रभाव रहा है। जेवर में तो बसपा ने 2002, 2007 और 2012 में लगातार 3 बार जीत दर्ज की। लेकिन 2017 के बाद तस्वीर बदल गई। बीजेपी ने इस इलाके में अपनी पकड़ को मजबूत किया और बसपा के पुराने कैडर को कमजोर किया। धीरे धीरे दलित वोट बैंक शिफ्ट होकर बीजेपी के साथ चला गया। अब 2027 से पहले बसपा उसी पुराने किले में वापसी की कोशिशें कर रही है। लेकिन इस बार दादरी बहुजन समाज पार्टी के एजेंडे पर नहीं था, बल्कि जेवर था। आप सोच रहे होंगे कि इसके पीछे भी क्या वजह है, क्यों ऐसा हुआ? तो यह जान लीजिए कि जेवर अब सिर्फ विधानसभा सीट नहीं है। जेवर एयरपोर्ट की वजह से इसकी राजनीतिक और आर्थिक अहमियत बिल्कुल बदल गई। बसपा यहां से सिर्फ चुनावी अभियान शुरू नहीं कर रही, बल्कि पश्चिमी यूपी की सामाजिक समीकरणों को भी साधने की कोशिश कर रही है। सतवीर सिंह नागर पर बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर बड़ा दांव लगाया। यही रणनीति है। इसी के तहत बसपा ने जेवर से सतवीर सिंह नागर को अपना उम्मीदवार बनाया। गुर्जर समाज से आने वाले सतवीर सिंह नागर पश्चिमी यूपी में बसपा के पुराने और मजबूत चेहरों में गिने जाते रहे। वो गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से 2019 और 24 का लोकसभा चुनाव भी बसपा की उम्मीदवारी पर लड़ चुके और अब विधानसभा चुनाव में उन्हें जेवर की जिम्मेदारी देकर बसपा ने साफ संकेत दिया है कि उसकी नजर गुर्जर दलित सामाजिक समीकरणों को दोबारा मजबूत करने पर है। ये जो जेवर और दादरी की बेल्ट है ना, यहां पर गुर्जर दलित और मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी बसपा का दांव सिर्फ एक उम्मीदवार पर नहीं है, दांव पूरे सामाजिक समीकरणों को दोबारा जोड़ने पर है। आकाश आनंद मायावती के बाद अब नई पीढ़ी का नया और मजबूत चेहरा बन चुके हैं और इस पूरी रणनीति के केंद्र में आकाश आनंद हैं। मायावती ने अपने भतीजे को अब सिर्फ संगठन का चेहरा बनाकर नहीं रखा है। आकाश आनंद लगातार मैदान में उतरकर रैलियां कर रहे हैं और विपक्ष पर हमले कर रहे हैं। कल हुई रैली से पहले वो हाथरस में भी कुछ इसी तरह गरजे थे। हाथरस के बाद जेवर में उनकी दूसरी सबसे बड़ी रैली यह संदेश दे रही है कि मिशन 2027 अब सिर्फ मायावती के भाषणों तक सीमित नहीं रहेगा। आकाश आनंद खुद मैदान में उतरकर बसपा के पुराने कैडर को सक्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी रणनीति में एक और बड़ा लक्ष्य दिखाई दे रहा है, वो है युवा वोटर। आरक्षण, रोजगार, शिक्षा और सम्मान जैसे मुद्दों के जरिए आकाश आनंद जेन जी और युवा दलित वोटरों को जोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि बसपा के सामने सिर्फ चुनौती बीजेपी और समाजवादी पार्टी की नहीं, बल्कि दलित युवाओं के बीच चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता भी बसपा के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में आकाश आनंद का आक्रामक अंदाज महज भाषणों तक नहीं, बल्कि संगठन को फिर से ऊर्जा देने की कोशिश भी। सवाल इस जनसभा से एक यह भी उठा कि आकाश आनंद राहुल और अखिलेश पर तो सख्त दिखे, लेकिन जयंत पर उनकी नरमी क्यों थी? जेवर की रैली का सबसे बड़ा राजनीतिक संकेत शायद इसी में छिपा है। आकाश आनंद बीजेपी पर हमला करते हैं, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर वो कहीं ज्यादा धारदार नजर आते हैं। अखिलेश यादव के पीडीए पर सवाल उठाना हो या फिर राहुल गांधी के आरक्षण वाले रुख पर निशाना साधना हो, आकाश आनंद दोनों को सीधे कटघरे में खड़े करते हैं, क्योंकि बसपा को मालूम है कि अगर सपा का पीडीए मजबूत होता है तो उसका सीधा असर बसपा के पारंपरिक वोट बैंक पर पड़ सकता है। इसीलिए 27 की लड़ाई में बसपा के लिए सिर्फ विपक्षी पार्टी नहीं, बल्कि उसके पुराने सामाजिक आधार की सबसे बड़ी राजनीतिक दावेदारी भी है। लेकिन इन सब के बीच में एक और दिलचस्प तस्वीर सामने आई। वो तस्वीर जयंत चौधरी को लेकर के थी।
अखिलेश यादव की टिप्पणी पर मायावती ने जिस तरह जयंत का समर्थन किया था, उसके बाद अब आकाश आनंद ने भी अखिलेश के खिलाफ अपनी आंखें दिखाई। यानी जहां अखिलेश और जयंत के बीच सियासी बयानबाजियां तेज हुई, वहीं मायावती और आकाश आनंद ने जयंत के पक्ष में अपनी बात रखी। यह पश्चिमी यूपी के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। यह बात समझिए, यह यूं ही नहीं कहा जा रहा, क्योंकि यहां पर जाट, गुर्जर, दलित और मुस्लिम वोटों का समीकरण चुनाव की दशा और दिशा दोनों बदलने की ताकत रखता है। तो क्या बसपा 27 से पहले पश्चिमी यूपी में सपा के खिलाफ एक नया सामाजिक मोर्चा तैयार करने की कोशिश कर रही है? क्या जयंत के बहाने बसपा अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर सीधी रणनीति बना रही है? और क्या जेवर से सतवीर सिंह नागर को उतारना भी इसी बड़े सामाजिक समीकरण का हिस्सा है? यह बात आपके लिहाज से क्या बताती? क्योंकि जेवर सिर्फ रैली की जगह नहीं, बसपा के लिए वापसी की परीक्षा भी। इसलिए दनकौर की यह रैली सिर्फ 10-20 हजार, 30 हजार, 50 हजार लोगों की भीड़ नहीं, बल्कि प्रत्याशी घोषणा तक सीमित होने वाली बात नहीं। यह मायावती के पुराने गढ़ में बसपा की वापसी के संकेत की बड़ी पहली परीक्षा है। एक तरफ बीजेपी के धीरेन्द्र सिंह के सामने चुनौती है, दूसरी तरफ सपा अपने अभियान की शुरुआत वाले पहले फेज पर अपनी कितनी मजबूत पकड़ बनाकर रख पाई है। और अब बहुजन समाज पार्टी इसी इलाके में सतवीर सिंह नागर के चेहरे और आकाश आनंद के आक्रामक तेवर के साथ मैदान को कैसे संभालती है, इस पर आपके राय विचार क्या है, मैं जरूर बताइएगा। आकाश आनंद ने अपनी जनसभा से यह संदेश तो साफ दे दिया है कि बसपा 2027 की लड़ाई में चुपचाप किनारे बैठकर तमाशा देखने वाली पार्टी नहीं है। बीजेपी के विकास के मॉडल पर वो सवाल करने वाली पार्टी है। राहुल गांधी के आरक्षण वाले रुख पर वो सवाल करने वाली पार्टी है। अखिलेश यादव के पीडीए पर वो सवाल पूछने वाली पार्टी है। और जयंत चौधरी के अपमान को मुद्दा बनाकर जमीन पर उतर जाने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। और दलित, पिछड़े और युवाओं के साथ ही साथ जिनजी को अपने साथ जोड़ने के बड़े एजेंडे पर चलने वाली पार्टी। यानी मायावती के गढ़ में आकाश आनंद ने सिर्फ चुनावी अभियान की शुरुआत नहीं की है, उन्होंने 27 के लिए बसपा के बदले हुए सियासी तेवर का एक ट्रेलर दे दिया। सवाल के जवाब के साथ आपको यही छोड़ जाता हूं कि क्या जेवर से उठी आकाश आनंद की आवाज मायावती के खोए हुए सियासी किले को वापस ला पाएगी? क्या सतवीर सिंह नागर के जरिए दलित और गुर्जर समीकरण फिर बसपा के पक्ष में आ पाएगा? और उससे बड़ा सवाल यह कि क्या 27 में बसपा बीजेपी से मुकाबला करते हुए सपा के पीडीए वोट बैंक में भी बड़ी सेंधमारी लगाने की तैयारी कर रही है? क्योंकि जेवर की जमीन से एक बात तो साफ हो गई है कि बसपा ने 27 की लड़ाई में वापसी का दावा कर दिया है। और इस बार मायावती के साथ मोर्चे पर आकाश आनंद भी पूरी तरह आक्रामक है। इस वीडियो को बनाने में मदद की मेरे सहयोगी सुशील कुमार ने। आप आकाश आनंद के इन तेवरों पर, बहन जी की इस रणनीति पर क्या सोचते हैं, बताइएगा। 27 की लड़ाई में बसपा आपको कहां दिखती है? आपके राय, विचार और सुझावों का इंतजार रहेगा। नमस्कार।